जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चित व्यक्ति यानी कि फेमस पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के चर्चित व्यक्तियों से बनने वाले टॉप 150 एमसीक्यू को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया है? तो दोस्तों, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। तो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी क्रम में एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है सीपी राधाकृष्णन के लिए। हम और डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। हालांकि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, इनका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। क्यों तय है? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, इंडिया गठबंधन के पास में बहुमत से भी 31 सांसद ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इनका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। इन दोनों के बारे में हम कुछ चुनिंदा फैक्टों को जान लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, ये तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाले हैं। अक्टूबर 1957 में इनका जन्म हुआ था। इनने बीबीए की पढ़ाई करी हुई है। राजनीति की शुरुआत करी थी आरएसएस से और ये कोयम्बटूर से सांसद भी रहे हैं और तमिलनाडु राज्य के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल भी रहे और अभी जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और गोवा के पहले लोकायुक्त थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ भी काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। तो पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल का रेफरेंस देकर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आर्टिकल 67 क्लॉज ए का रेफरेंस देकर इन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 67 है, ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटने या हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 67 क्लॉज ए की बात करें तो ये क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है, जिसे राष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। तो 67 क्लॉज ए स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं, इनने इसी का प्रयोग किया है। और यदि आप स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 67 क्लॉज बी है। ठीक है, ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को संविधान के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा हटाया जा सकता है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों ये अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से बनने वाले अनुच्छेद 63 से लेकर 71 हैं। ठीक है, और उनको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप लोग इनको एक बार देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दसोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, संरक्षक और झारखंड के पूर्व सीएम कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? काफ़ी फेमस पर्सनालिटी दोस्तों, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम था शिबू सोरेन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिबू सोरेन जो हैं, इनका जन्म हुआ था झारखंड के रामगढ़ में और इनका निधन हो गया है 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के
सर गंगाराम अस्पताल में। और इनके निधन पर झारखंड की सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। इनका एक प्रसिद्ध उपनाम था दिसोम गुरुजी, ठीक है। और ये संथाल प्रजाति से संबंधित थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये संस्थापक संरक्षक थे। और ये झारखंड के 3 बार सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है, 3 बार सीएम रह चुके हैं। और ये केंद्र सरकार में यूपीए फर्स्ट के कोयला मंत्री भी रह चुके हैं और अभी राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। कब तक? जून 2020 से, और निधन तक ये राज्यसभा के सदस्य थे। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्वानॉट ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया है जतेंद्र पाल सिंह ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो, अगस्त 2025 में एक भारतीय एक्वानॉट्स, इनका नाम है जतेंद्र पाल सिंह, इन्होंने भारत के डीप ओशियन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। जतेंद्र पाल सिंह की बात करें तो ये 5002 मीटर तक गोता लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इनके साथ में एक और थे, आर रमेश, ठीक है। तो ये 4025 मीटर की गहराई तक गोता लगा पाए। जतेंद्र पाल सिंह की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं। और जो आर रमेश या फिर राजू रमेश हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। एक्वानॉट्स क्या होते हैं? तो समुद्र के अंदर गहराई में जाने वाले को एक्वानॉट्स कहा जाता है। और दोस्तों ये डीप ओशियन मिशन के तहत गए हैं ना, तो ये जो मिशन है ये फ्रांस के साथ भारत का एक ज्वाइंट मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य था भारतीय समुद्रयान मिशन के लिए प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करना, जिससे भारत अपनी स्वदेशी पनडुब्बी जो मत्स्य 6000 है, इसके साथ 6000 मीटर की गहराई तक 3 सदस्यों को भेजना का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप जो करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक लाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक लाते हैं, उनका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? देखो, हम सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पर लगभग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2025 नाम से चैनल पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको मिल जाएंगे। वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार सम्मान, चर्चित स्थल, राज्यों की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, स्पोर्ट करंट, पर्यावरण से रिलेटेड करंट, इंडेक्स है, समिट है, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। और इसके अलावा लगभग 40 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे टॉपिक आपको यदि कम समय में पढ़ना है, आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लेना। इसमें 40-45 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। कंटेंट किस टाइप से रहेगा? तो बिल्कुल डिटेल में, जैसा आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल डिटेल में कंटेंट आपको रहेगा। यही कंटेंट हम ई बुक में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नंबर 1 ई बुक है करंट अफेयर्स की, ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज और मंथली वाइज दोनों तरीके से कंटेंट को अरेंज किया गया है। जो हमारी दूसरी ई बुक है, ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, और तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो मैंने एक ऑफर निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, या फिर आप यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट कहाँ पर भेजना है? तो यही नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। और दोस्तों, जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट हमें प्राप्त होता है तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया है? तो स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कितना लंबा है? तो 103 मिनट का भाषण इन्होंने दिया है। एक और फैक्ट याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार
लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, जो मिस इंडिया यूनिवर्स प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ और दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। पहला संस्करण 2024 में हुआ था और इसकी विजेता थी रिया सिंघा, और 2025 की विजेता हैं मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली हैं। और इसी के साथ जो मनिका विश्वकर्मा हैं वो मिस यूनिवर्स 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, यानी कि अब ये मिस यूनिवर्स में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं दिव्या देशमुख। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागपुर की रहने वाली हैं, इनकी उम्र है 19 साल और इन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि दिव्या देशमुख ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत की ही एक बेटी को हराया है। इनका नाम है कोनेरू हम्पी। ठीक है, और दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं और महिलाओं के क्रम में ये चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे जिनका अगस्त 2025 में निधन हो गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 370 कब हटा था? 5 अगस्त 2019 को, और उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सत्यपाल मलिक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। कौन थे? पूर्व राज्यपाल थे। निधन कब हुआ है? 5 अगस्त 2025 को, और 79 वर्ष की आयु में किडनी संबंधी बीमारी के कारण ये जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के बागपत से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी पैतृक जड़ें हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। ये 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तब थे जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था। मेघालय के राज्यपाल रह चुके गोवा के, उड़ीसा के और बिहार के, और ये राजनीति में आए 1960 के दशक में और 1980 के दशक में। कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े, फिर 2004 में भाजपा में शामिल हुए और 2012 में ये भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दोस्तों दीपिका पादुकोण। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम, और सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ये जो सम्मान है ये ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और इसी क्रम में दोस्तों, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है? तो जॉन महामा जो हैं ये घाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने देश का नेशनल अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया है। फिर बताओ, 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? इंडियन आर्मी के जो डिप्टी चीफ हैं दोस्तों, वो बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, इंडियन नेवी के जो वाइस चीफ हैं वो बन गए हैं एडमिरल दिनेश कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो महत्वपूर्ण सैन्य पदाधिकारी हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी,
और वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो इन सब को आप जरूर याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, जो भी बेस्ट हो सकता है वो सब कुछ मैंने किया है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाना है। आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। इससे हमें ताकत मिलती है और हम इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ऐसे ही बेस्ट वीडियो आप देखते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आप ज़रूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो, सबसे पहले आपको मिल सके। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है आस्था पुनिया और ये यूपी के मेरठ की रहने वाली हैं। फिर बताओ, टेक कंपनी एप्पल है और एप्पल के नए सीओओ का नाम क्या है जो कि भारतीय मूल के हैं? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है सबीह खान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है कर्टिस कैम्पर और ये आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गीता गोपीनाथन, याद रखना दोस्तों, ये IMF में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थीं और इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री थीं। जुलाई 2025 में SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? इनका नाम है संजय सिंघल, ठीक है। तो याद रखना, केंद्र सरकार ने संजय सिंघल को SSB का नया DG नियुक्त किया है और इन्होंने अमृत मोहन का स्थान लिया। SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल, स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। बताइए दोस्तों, जुलाई 2025 में RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो RPF की जो पहली महिला DG हैं ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला DG बनी हैं और इन्होंने मनोज यादव का स्थान लिया है। RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? यशो लाभस्य इसका मोटो है। फिर बताओ, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो इग्नू है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रदान करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बताओ, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? कलिंग रत्न पुरस्कार ये श्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। और इसी क्रम में दोस्तों अगस्त 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये श्री नितिन गडकरी जी को दिया गया है, ठीक है। कौन है ये? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। बताइए दोस्तों, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें, इसमें 2 जनों ने, शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी ने 12th फेल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? तो दोस्तों ये अवार्ड सुहानी शाह ने जीत लिया है, ठीक है। सुहानी शाह चर्चाओं में रहीं और ये चर्चाओं में क्यों रहीं? क्योंकि इन्होंने
जादू का ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं। ये राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं और प्रसिद्धि का कारण क्यों है, तो ये दिमाग पढ़ने की कला रखती हैं और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। ठीक है, संजोग गुप्ता भारत के हैं और ये आईसीसी के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने जियोफ एलाडिस का स्थान लिया है। संजोग गुप्ता आईसीसी के दूसरे नंबर के सीईओ हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, मतलब भारतीय हैं। और पूछा जाए कि आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने थे, तो ये थे मनु साहनी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में और चेयरमैन है जय शाह, ये भी भारत के हैं। और सीईओ कौन बन गए हैं? संजोग गुप्ता, ये भी भारत के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसी साल आईसीसी के चेयरमैन बने हैं जय शाह। ठीक है, और सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने, मतलब जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने तब इनकी उम्र थी 35 साल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री के लिए दिया गया है। ठीक है, इनने इंटरनेशनल बुकर प्राइज कब जीता था? 2022 में जीता था। ठीक है, ये भारतीय हैं गीतांजलि श्री। जुलाई 2025 में 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रिकॉर्ड बनाया है अनिमेश कुजूर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मेघनाद जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो मेघनाद जगदीश चंद्र देसाई ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इनको 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना। जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया? तो वीएस अच्युतानंदन ये केरला के पूर्व सीएम थे। बताइए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में किन 2 कलाकारों को नियुक्त किया है? स्वीप आइकन मतलब बिहार में चुनाव होने हैं। ठीक है, तो ये जो हैं वो वोटर्स के लिए अवेयर करेंगे वोट डालने के लिए। तो कौन है दोस्तों? एक का नाम है नीतू चंद्रा और दूसरे हैं क्रांति प्रकाश झा। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दीपिका सहरावत और ये हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर बताओ, जून 2025 को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं पराग जैन। ठीक है, और इनने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। ठीक है, रॉ क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1968 में और पराग जैन इसके नए चीफ बन गए हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है यशस्वी सोलंकी। ठीक है, देखो जो भारत का एडीसी है इसका काम क्या होता है? तो सेना से जुड़े मुद्दों में राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता करना एडीसी का काम होता है और एड डी कैंप इसका फुल फॉर्म होता है। फिर बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में पहुंचने के पूरे 41 साल बाद, कितने साल बाद? 41 साल बाद जो शुभांशु शुक्ला हैं ये अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं।
तो शुभांशु शुक्ला की बात करें, ये 26 जून 2025 को नासा द्वारा लॉन्च एक्सियोम 4 मिशन के तहत अपने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में अंतरिक्ष पहुंचे थे और वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च का काम करने के लिए पहुंचे थे। और इस मिशन के लिए, मिशन का नाम याद रखना, एक्सियोम 4 इसका नाम है, और इसके लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। तो शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला के साथ में जो इनके अन्य 3 साथी थे इनका भी नाम याद रखो। एक हैं दोस्तों स्लावोज्म ओजनास्की जो कि पोलैंड के हैं, ठीक, दूसरे हैं पेग्गी विट्सन, ठीक है, और तीसरी हैं दोस्तों टिबोर कापू जो कि हंगरी के हैं, ठीक है। तो इनके भी नाम आपको याद रखना है। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भी शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये सुचाता चवांगश्री ने जीत लिया है जो कि थाईलैंड की हैं। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। देखो, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2025 में इसका 72वां संस्करण है और आयोजन हुआ है हैदराबाद में। इस प्रतियोगिता में 108 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जीता है सुचाता चवांगश्री ने जो कि थाईलैंड की हैं, और उपविजेता रही हैं हसेडेरजे अदमसू जो कि इथोपिया की हैं। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया नंदिनी गुप्ता ने जो कि 40वें स्थान पर रही हैं। इससे पहले 2024 में 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि चेक गणराज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में दोस्तों, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अभिनेता सोनू सूद के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर फौजा सिंह का भी निधन हो गया है। वो कितने वर्ष के थे? तो फौजा सिंह ये 114 वर्ष के थे, सबसे उम्रदराज रनर थे ये दुनिया के। बताइए, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो केंद्रीय गृह सचिव 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा है, गोविंद मोहन इनका नाम है। बताइए, जुलाई 2025 में गीगा सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ पावर या फिर हम कहें कि सबसे ज़्यादा बुद्धि लब्धि किस व्यक्ति का है? तो सबसे ज़्यादा IQ स्कोर दोस्तों ये है यंगहून किम का। कौन है ये? तो ये दक्षिण कोरिया के एक मनोवैज्ञानिक हैं और इनका दोस्तों IQ स्कोर कितना है? तो 276 इनका IQ स्कोर है, ठीक है। बताओ, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इनके नाम में विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। हम डिटेल से समझेंगे। देखो, जो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैं 16 साल के हैं और ये 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही बने हैं। हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। देखो, 7 समिट चैलेंज ये क्या है? तो 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं उन पर चढ़ना होता है इस चैलेंज में, और ये चैलेंज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चैलेंजों में से एक है। बताओ, सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? तो सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर 31 बार चढ़ने वाले जो पर्वतारोही हैं इनका नाम है कामिरीता शेरपा, और ये नेपाल के पर्वतारोही हैं और इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ लिया। 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर था, अब ये 31वीं बार चढ़ गए हैं। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला ये बन गई हैं छोंजिन अंगमो, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की ये पर्वतारोही हैं। फिर बताओ, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दोस्तों गीता समोता, और ये राजस्थान के सीकर ज़िले की रहने वाली हैं। जब भी कोई पर्सनालिटी चर्चाओं में रहता है तो वो स्थान भी पूछ लेता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं वो भी आपको साथ में बताता चलता हूँ। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाले राज मिश्रा
वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं। तो दोस्तों जो राज मिश्रा वेलिंगबरो हैं ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और ये इंग्लैंड में मेयर चुने गए हैं। ठीक है, बताओ अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो इनका नाम है राजा कुमारी। जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ जो हैं ये मालदीव की पर्यटन राजदूत बनी हैं। बताओ ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया? ये जो 2 महिला अधिकारी हैं ये सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और जवाब में भारतीय सेना ने 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी थी और इसकी प्रेस वार्ता या फिर प्रेस ब्रीफिंग विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने करी थी। तो व्योमिका सिंह की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करती हैं और ये भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें तो ये बड़ौदा से बिलोंग करती हैं और ये भारतीय सेना में कर्नल के पद पर हैं। बताओ मई 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं? अनीता आनंद जो हैं ये कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये बानू मुश्ताक ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने जीता है और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए। और दोस्तों ये जो लघु कथा संग्रह है ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी बन गई है। इससे पहले 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एयरपेनबेक ने जीता था। ये साहित्य के क्षेत्र का सम्मान है और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो विराट कोहली ने दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, और इसके पहले ये जून 2024 में T20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके हैं और इन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं रोहित शर्मा। तो बताओ क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो इनने भी T20 की घोषणा पिछले साल करी थी। ठीक है, और अब इन्होंने दोस्तों किससे संन्यास ले लिया है? टेस्ट से संन्यास ले लिया है, मतलब विराट कोहली के साथ साथ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले बन गई हैं। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो इनका नाम है कशिश चौधरी। मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत की पहली नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया है? तो देखो भारत का पहला भविष्य विभाग ये हरियाणा सरकार ने गठित किया और इसके लिए दोस्तों आयुक्त बनाया है अमन पी कुमार के लिए और सचिव बनाया है डॉक्टर आदित्य दहिया के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वीं सत्र के अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम है दोस्तों अन्नालेना वेयरबॉक और ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों शेखा नासर अल नोवेस। ठीक है, और ये कौन है? तो ये UAE की पर्यटन विशेषज्ञ हैं। फिर बताओ जून 2025 को किसने वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी ने। बताओ
आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले और इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर बताओ, यूपीएससी के न्यू चेयरमैन कौन बने? यूपीएससी के न्यू चेयरमैन ये अजय कुमार बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। याद रखना दोस्तों, यूपीएससी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अजय कुमार यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। ठीक, फिर बताओ, ब्रिटेन की एक खुफिया एजेंसी है MI6, तो MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? इनका नाम है विलेज मैट्रेवेली। बताइए, मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो अरुण श्रीनिवास के लिए। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वो पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? तो पोप फ्रांसिस जो हैं ये कैथोलिक ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे और अप्रैल 2025 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो फिर नए पोप कौन बने हैं? बताओ, मई 2025 में नए पोप बन गए हैं। इनका नाम है पोप लियो 14। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में कौन भारतीय रेसर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इनका नाम है कुश मैनी। बताओ, हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ये नीरज चोपड़ा के लिए बनाया गया है। हाल ही में मैसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है अनुराधा गर्ग और ये हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। फिर बताओ, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबोर्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो तुलसी गबोर्ड ये अमेरिका की खुफिया निदेशक हैं और ये भारत की यात्रा पर आई थीं। ठीक, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो सरली बोचवे इनका नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? तो दोस्तों, स्लोवाकिया की यात्रा करने वाली मुर्मू जी दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं। इनसे पहले 1996 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, ये स्लोवाकिया की यात्रा पर गए थे। तो शंकर दयाल शर्मा स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति और मुर्मू जी अभी दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी। बताओ, क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? VR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखो, यहाँ पर बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। डेट याद रखना। बड़े बड़े चैनल मैंने देखे हैं, बड़े बड़े पुस्तकें मैंने देखी हैं, वहाँ पर लिखा 26 जनवरी। नहीं भैया, 26 जनवरी नहीं, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर बताओ, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी इनका नाम है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फोटो को करेंसी नोटों से हटा लिया है? तो बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम और फोटो बांग्लादेश के करेंसी नोटों से हटाया गया है। ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान
जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, ये भी बांग्लादेश की सरकार ने हटा ली है। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी, वो भी हटा ली है। ठीक है, बताओ 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला? 34वां सरस्वती सम्मान ये भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कब दिया गया? मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया। ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं और इनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी और ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे, पहली महिला विजेता बालमणि अम्मा थीं। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम क्या है? एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम है मसाकी काशीबारा। जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मसाकी काशीबारा और इनको एबेल अवार्ड 2025 दिया गया। मसाकी काशीबारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं और एबेल अवार्ड दोस्तों दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी नॉर्वे ने करी थी 2001 में। ठीक है, पहला पुरस्कार जेन पेरी को दिया गया था और 2024 का फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया था। फिर बताओ 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये सम्मान दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला के लिए दिया गया है। ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले 58वां किसको दिया गया था? 2 जनों को, गुलजार साहब और राम भद्राचार्य के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। स्थापना तो हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जगतगुरु जग्गी वासुदेवन के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, ये तो उप प्रमुख यानी कि वॉइस चीफ बने हैं एयरफोर्स के। यदि चीफ पूछा जाए तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं। बताओ एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो न्यू चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी के लिए बनाया गया है। ठीक है, याद रखना अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को एसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और इनने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर दुबई है। आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। बताओ बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं देवजीत सैकिया। ठीक है, और बीसीसीआई क्या है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। बताइए दोस्तों सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडा सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडा। 11वें नंबर के ये अध्यक्ष बने हैं। सेबी का मुख्य काम क्या होता है? तो शेयर बाजार में जितने भी निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, साथ में शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सभी का संपादन करना, ये सेबी का काम होता है। तुहिन कांत पांडा इसके नए चेयरमैन बने हैं। ये भारत के वित्त सचिव थे।
ठीक है, तो वित्त सचिव का पद खाली हो गया, तो फिर बने नए वित्त सचिव। तो पूछा जाएगा भारत के नए वित्त सचिव कौन बने, तो इनका नाम है अजय सेठ, और इनने तुहिन कांत पांडा का स्थान लिया। बताओ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 सत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है सुभाशीष बोस ने। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बताइए, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। वो किस कंपनी की चेयरपर्सन हैं, तो रोशनी नादर मल्होत्रा ये सबसे अमीर महिला बनी है भारत की। एचसीएल टेक्नोलॉजी की ये चेयरपर्सन हैं। बताइए, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे, देवेंद्र प्रधान। ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। और कौन से मंत्री थे ये, तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, मार्च 2025 को इनका निधन हुआ है। और आप लोगों ने नाम आप लोग जानते होंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी हैं देवेंद्र प्रधान। ओके, 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना में गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री सहित 241 लोगों का निधन हो गया। तो ये एयर इंडिया की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। ठीक है, नाम क्या था, AI 171। ठीक है, और इसमें गुजरात के पूर्व CM बैठे थे विजय रूपाणी, और विजय रूपाणी समेत 241 का दुखद निधन हो गया है। ठीक है, एक व्यक्ति केवल बच गया था, एक यात्री, उसका भी नाम याद रखो, विश्वास कुमार रमेश उस व्यक्ति का नाम है। बताओ, किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोमा है और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद की मौत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। तो ये दुर्घटना अगस्त 2025 में हुई। यहाँ पर दोस्तों घाना देश के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोमा है और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद की मौत जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी के प्रसिद्ध उर्दू समाचार वाचक जिनका जून 2025 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था, सलीम अख्तर इनका नाम था। बताइए, एक गर्भपात पिल है RU 486। तो RU 486 के विकासकर्ता कौन थे जिनका मई 2025 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों इनका नाम है एटिएन एमिले बोलियो। कौन थे ये, फ्रांसीसी जैव रसायन शास्त्री थे और एक गर्भपात पिल है RU 486, इसके ये विकासकर्ता थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका मई 2025 को निधन हो गया। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे MR श्रीनिवासन। ठीक है, और इनका भी निधन हो गया है। याद रखना, इन्होंने भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया। तो याद रखना दोस्तों, दिया सलाई जो है ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। तो इन्हें 2014 में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये मध्य प्रदेश के विदिशा से बिलोंग करते हैं। बताइए, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो मूर्तिकार का नाम है राम सुतार और उनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। फिर बताओ, मार्च 2025 में किसे यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। तो इनका नाम है दोस्तों चिरंजीवी, जो कि साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं। बताइए, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये मोंडो डुप्लांटिस के लिए चुना गया। और दोस्तों जो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, इसको खेलों का ऑस्कर कहा जाता है और मोंडो डुप्लांटिस को ये दिया गया है। तो ये कौन है? स्वीडन देश के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। और दोस्तों इसी क्रम में वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो ये चुना गया है सिमोन बाइल्स के लिए, जो कि अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। नेक्स्ट, हाल ही में लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है कुमार मंडलम बिरला के लिए। ठीक है, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला और इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी। ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को 2022 में दिया गया था। जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है और ये मोदी जी को दिया गया। और इसी क्रम में अप्रैल 2025 में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण दिया गया? तो मित्र विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी मोदी जी को दिया गया। बताओ, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर दिया गया है। ये पुर्तगाल का एक सम्मान है। ठीक है, किस देश ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करी है? तो स्लोवाकिया ने। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू जी स्लोवाकिया की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये जतेंद्र कौर तूर के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है अंजू राठी राणा। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री और ये जिम्बाब्वे की हैं। इन्होंने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मोदी जी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने? तो देखो, एक तो मोदी जी के प्रधान सचिव पहले से हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, जो पहले से हैं। और प्रधान सचिव 2 बने हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन का अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वो किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके? के कस्तूरीरंगन ये चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। ठीक है, 1994 से 2003 तक ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो कि सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम है जेडी वेंस और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। और इसी क्रम में T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों, कौन बन गए हैं? ये भी विराट कोहली ही बने हैं। ठीक है, फिर एक और बनेगा। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं
रोहित शर्मा। किस देश के खिलाड़ी? ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की संन्यास का ऐलान कर दिया। तो ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, ये कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश के। ठीक है, और इन्होंने वनडे में डेब्यू कब किया था? 2012 में। फिर बताओ, लोक नर्तक हैं राम सहाय पांडे। तो राम सहाय पांडे का अप्रैल 2025 को निधन हो गया। उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो राम सहाय पांडे के लिए जो राई लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में स्पेशल बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है, तो इस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय राम सहाय पांडे को दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलोंग करते हैं और इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। बताओ, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभिनेत्री कृति सेनन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की पहली अफ्रीकी महासचिव किसे बनाया गया है? तो सरली बोत्सवे के लिए। बताइए, आरबीआई के न्यू गवर्नर का नाम क्या है? तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर हैं। ठीक है, और इनने किसका स्थान लिया है? तो संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, और ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। और आरबीआई के बारे में सभी फैक्ट आपको पहले से ही पता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, राष्ट्रगठन 1949। ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हैं। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। वर्तमान में जो नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बताइए, केंद्र सरकार ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? आरबीआई का डिप्टी गवर्नर ये पूनम गुप्ता के लिए बनाया गया है। 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया था। दारीपल्ली रामैया कौन थे? ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। ठीक है, और अप्रैल को इनका निधन हो गया। तो ये तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। नाम है इनका दारीपल्ली रामैया। और याद रखना, इन्होंने 50 से ज़्यादा सालों तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। वो अपनी जेब में हमेशा बीज यानी कि जो सीड्स होते हैं वो रखते थे, ताकि जब भी खाली ज़मीन दिखे वहाँ पर वो पेड़ लगा सकें। ठीक है, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, इसलिए इनको वन्यजीवी के नाम से जाना जाता है। 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बाकी के अन्य अवार्ड भी इनको दिए गए हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, ये पुरस्कार जीत लिया है जय शाह ने, जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं। बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमें पुरुष एकल का खिताब याद रखना, इटली के जेनिक सिनर ने जीत लिया। महिला एकल का खिताब याद रखना, यूएसए की मेडिसन कीज ने जीत लिया। बस ये दोनों बातें याद रखो। अब बताओ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, और ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, याद रखना, 2024 में 4 जनों को दिया गया। एक हैं निशानेबाज मनु भाकर, दूसरे हैं शतरंज खिलाड़ी डिएगो गेस, तीसरे हैं हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, और चौथे हैं पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। और इनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। स्थापना 1991 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। 2021 में इसका नाम बदला और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया गया। 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और इसके पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद। हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान किसके लिए दिया गया है? सूर्यबाला के लिए। और इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इस पुस्तक के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डिएगो गेस।
ठीक है, सबसे कम उम्र के, ठीक है। और ये कितने साल के हैं? 18 साल के। और याद रखना ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। पहले कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद पहले थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टोरिया केजोर थीलविंग ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता पोरवाल ने, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजेला स्वामी ने जीता है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ये किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है रचेल गुप्ता, जो कि पंजाब के जलंधर की हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। बताओ दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? केंजा लेली ने दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता। और ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। बताइए किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान साना नाम की एआई एंकर को दिया गया। और इस एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न 5 जनों के लिए प्रदान किया गया, ठीक है। उन 5 जनों में से 4 जनों को दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। तो मरणोपरांत किस किस को दिया गया? पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, दूसरे भी पूर्व पीएम हैं पीवी नरसिम्हा राव, तीसरे वैज्ञानिक हैं एमएस स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौथे कौन है? बिहार के पूर्व सीएम हैं, इनका नाम कर्पूरी ठाकुर, और ये ओबीसी के बड़े नेता रहे हैं। और 5वें जो हैं राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, ये अभी जीवित हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और 7वें नंबर की ये डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। बताइए भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है तनुष्का सिंह। बताओ तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है मोहिना सिंह। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका वी राजीव। अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन में उड़ान लेने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो दूसरे बने हैं तुषार मेहता। और पहले पूछा जाए तो पहले बने गोपी थोटाकोरा, ठीक। बताओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता, ये बीजेपी पार्टी से हैं, ये दिल्ली की न्यू सीएम बनी हैं, ठीक है। शालीमार बाग सीट से विधायक हैं और ये दिल्ली की सीएम बनी हैं। इनने आप पार्टी की आतिशी मारलेना का स्थान लिया। और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली के हम बात करें डिप्टी सीएम की तो प्रवेश वर्मा को बनाया गया। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना हैं और दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र गुप्ता। तो ये सारे फैक्ट याद रखो। देखो क्वेश्चन एक है, लेकिन हमने दिल्ली के डिप्टी सीएम, वहाँ के उपराज्यपाल, वहाँ के नए विधानसभा के अध्यक्ष, सारी चीज़ें बता दें कि ये किस सीट से हैं, किसका स्थान लिया है, कौन कौन वहाँ का सीएम रह चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ कंटेंट को सबसे अलग रखने की। आप लोग बताना कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगती है। यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। और कौन से नंबर के हैं ये? तो ये 26वें नंबर के हैं। देखो जो चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। तो एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो 2 चुनाव आयुक्त में एक हैं
सुखबीर सिंह संधू, और दूसरे कौन हैं, तो दूसरे हैं विवेक जोशी। इन तीनों के नाम आपको याद रखना। फिर बताओ, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन बने हैं। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। बाकी इसरो के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मनमोहन सिंह जी सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1987 में। तो याद रखना, 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ। ये भारत के पूर्व पीएम थे, 13वें नंबर के पीएम रहे, और 92 वर्ष की आयु में दिल्ली की एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया। देखो, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, तो इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चेंजिंग इंडिया। जन्म हुआ था 1932 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में। इनको पद्म विभूषण दिया गया 1987 में। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2004 से 2014 तक, और ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे। ये वित्त मंत्री भी रहे हैं, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो कितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मैं आपको बिल्कुल सेकंडों के अंदर डिटेल में और आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बताइए कि प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का अभी निधन हो गया, तो जाकिर हुसैन को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको ये सारे पुरस्कार मिले। इनको पद्मश्री मिला, कब मिला? 1988 में इनको पद्मश्री मिला, और इनको पद्म भूषण मिला 2002 में, और इनको पद्म विभूषण मिला 2023 में। मतलब ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और जो जाकिर हुसैन हैं, इन्होंने विश्व संगीत में अपने अग्रणी काम के लिए 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। ठीक है, याद रखना, इनका भी निधन दिसंबर 2024 को हुआ था। अच्छा, जाकिर हुसैन की यदि हम बात करें तो इनके पापा का नाम भी आपको याद रखना है। क्यों रखना? क्योंकि ये भी प्रसिद्ध तबला वादक थे। अल्लाह रखा खां का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुना है, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वी रामा सुब्रमण्यम मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए। इसी क्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, और ये महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी हैं। और महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? तो भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना, और महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी फेमस पर्सनालिटी थे, जितने भी चर्चित व्यक्ति थे पिछले 1 साल के, हमने उन सभी को डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि दोस्तों आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल लगा हुआ है, आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ना बेस्ट तरीके से, टॉपिक वाइज और मंथली वाइज, ठीक है, तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। इस ई बुक के अंदर सारे सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं, और मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी इसमें मिल जाएगा। सब कुछ सिलेक्टेड, इम्पोर्टेंट और आसान भाषा में मिलेगा। तो हम दावा करते हैं कि जो हमारी ई बुक है ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। और दूसरी जो हमारी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। इन सभी को आप परचेस कर लेना। और दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो हमने एक ऑफ़र निकाल दिया है। आपको मात्र 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, या फिर इस नंबर पर। ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। तो आप इस पर 150 रुपये का पेमेंट कर देना, और जैसे हमें पेमेंट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर मैं आपको ये तीनों ई बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन तीनों ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। बाकी
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप हों, उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए, बच्चों को, दोस्तों को बताइए कि इस प्रकार का कंटेंट हमें पढ़ना है, कम समय में बेस्ट कंटेंट हमें पढ़ना है, ताकि जो है हम केवल सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ सकें। हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।